नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन और प्रोफेसर यशवंत राव केलकर युवा पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित हुए। यहाँ बनाए गए भगवान बिरसा मुंडा नगर में कई राज्यों से आए 1500 से अधिक प्रतिनिधि पहुंचे। पिछले वर्ष संगठन की सदस्य संख्या 59.36 लाख थी, जो इस बार बढ़कर लगभग 77 लाख हो गई है। भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण, सामाजिक समरसता, राष्ट्र गौरव और राष्ट्रनिष्ठ सेवा की ऐसी दिव्य धारा प्रभावित की, जिसने देश के कोने कोने में राष्ट्रीय चेतना की अखंड ज्योति को प्रज्वलित करने का काम किया है। और संघ की दिव्य धारा से ही 1949 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का निर्माण हुआ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई। और स्वतंत्र भारत के इतिहास में जब देश एक नए युग की ओर बढ़ रहा था, ऐसे समय में राष्ट्र निर्माण, समाज सुधार और सांस्कृतिक जागरण के लिए संगठित, जागरूक, संस्कारित और राष्ट्रवादी जो उस समय छात्र शक्ति की आवश्यकता थी, छात्रों के बीच में एक ऐसे संगठन की आवश्यकता थी जो छात्रों के बीच में जाकर राष्ट्र भावनाओं को प्रथम मानकर काम करने वाले, छात्रों को देश सेवा के लिए प्रेरित करे, देश के लिए कुछ काम करने के लिए प्रेरित करे। इसी को ध्यान में रखते हुए परम पूज्य गुरुजी ने उस समय कुछ स्वयंसेवकों के साथ समर्पित युवाओं और शिक्षकों को विद्यार्थी परिषद की आधारशिला रखने की जिम्मेदारी सौंपी। और श्रद्धेय बलराव माधोक जी, प्रोफेसर यशवंत राव केलकर जी ज्ञानशील एकता के त्रिदेव सिद्धांत को अपनाकर विद्यार्थी परिषद को एक संगठित, राष्ट्रवादी, चरित्रवान छात्र शक्ति के रूप में स्थापित करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उस समय एक पौधे के रूप में रोपा गया ये छोटा सा पौधा आज दुनिया का सबसे बड़ा विद्यार्थियों का संगठन बन गया है। साथियों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक ऐसा संगठन है जिसने 7 दशक से भी अधिक समय तक व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का कार्य अनवरत रूप से आगे बढ़ाया है। और विद्यार्थी परिषद केवल छात्र मुद्दों तक ही सीमित नहीं रहा है। जब जब समाज को, देश को जैसी आवश्यकता हुई है, उस आवश्यकता के अनुसार विद्यार्थी परिषद ने देश और समाज के सामने आने वाली हर चुनौती को अपनी चुनौती मानकर मैदान में उतरकर उन चुनौतियों का सामना किया है, उन चुनौतियों पर काम करने का काम किया है। परिषद ने छात्र शक्ति को जागृत, संगठित और संस्कारित करने का कार्य किया है, ताकि वो चरित्रवान, कर्तव्यनिष्ठ और राष्ट्रभक्त नागरिक बनकर देश की उन्नति में अपना योगदान दें। विद्यार्थी परिषद ने युवा पीढ़ी को सदैव राष्ट्र प्रथम की भावना को उनके अंदर पूरी तरह से रोपित करने का काम किया है। देश के प्रत्येक कोने में आज शिक्षा के मंदिरों से लेकर देश की सीमाओं तक परिषद के कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित होकर अपना योगदान दे रहे हैं। और परिषद एक ऐसा संगठन है जो विद्यार्थियों के बीच में रहकर उनमें समाज, राष्ट्र के सम्मुख आने वाली चुनौतियों को अपना मानकर डट कर मुकाबला करने के लिए इस भावना को विकसित करने का काम कर रहा है। जब भी समाज को, राष्ट्र को, छात्र छात्राओं की जरूरत पड़ी है, तब विद्यार्थी परिषद ने ढाल बनकर चुनौतियों का सामना किया है, देशव्यापी आंदोलनों का नेतृत्व किया है। और इसी वर्ष हम लोगों ने आपातकाल के 50 साल पूरे होने के संबंध में पूरे देश भर के अंदर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। आपातकाल के समय में विद्यार्थी परिषद की भूमिका भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सदैव स्वर्ण अक्षरों से अंकित की जाएगी। हजारों कार्यकर्ताओं ने जेलें भरी, यातनाएं सही, अंधकार के उस काले दौर में भी, लेकिन लोकतंत्र की लौ को कम नहीं होने दिया, उसको बुझने नहीं दिया। विद्यार्थी परिषद ने बीते 7 दशकों में विद्यार्थियों को शिक्षा, संस्कार, स्वावलंबन
प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परिषद ने अपने स्थापना काल से ही समाज और राष्ट्र हित में बड़े परिवर्तन लाने की अद्भुत अग्रदूत के रूप में हमेशा काम किया है। चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, परिषद के कार्यकर्ताओं ने छात्रों के भीतर राष्ट्रवाद की अलग को जगाने का अतुलनीय कार्य किया है। आज हम पहले पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में जाते थे, मैं भी पूर्वोत्तर के राज्यों में जाने का मुझे अवसर मिला है, तो वहां पर भारत माता के नारे जितनी जोर से आज लगते हैं उसमें बहुत न्यूनता होती थी। अगर आज पूरे देश के अंदर भारत माता के जय का नारा देने का काम और प्रत्येक विद्यार्थी के होंठों पर कोई कार्यक्रम शुरू होता है तो वो जयकार, भारत माता की जय का नारा देने का काम भी आप जैसे परिषद के कार्यकर्ता ही करते हैं। और विश्व में कोई ऐसा संगठन नहीं है, विश्व में कोई ऐसा संगठन नहीं है जिसके पास युवाओं की इतनी बड़ी टीम हो जितनी परिषद के पास है। इसलिए साथियों अब हमें अपनी इस शक्ति को भारत के निर्माण में लगाना है, विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में लगाना है। साथियों, आज भारत की युवा शक्ति हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति कोई है तो हमारी युवा शक्ति है, जो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, जो अपने प्रतिभा से, अपने संकल्प के बल पर सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने की क्षमता रखती है। यदि इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाया जाए, सही मार्गदर्शन किया जाए, तो हमारा देश न केवल एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरेगा, बल्कि फिर से जो हम बार बार कहते हैं, भारत विश्व गुरु था, भारत सोने की चिड़िया था, भारत फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। उस मार्ग पर भारत आगे बढ़ चुका है। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि युवा शक्ति ऊर्जा के असीम सागर के समान है। युवाओं के अंतर अनंत ऊर्जा है और उनकी जो क्षमता है वो अनंत है। मेरा मानना है इस ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग करके ही हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। साथियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक कर्मशील नेतृत्व, एक विजनरी दूरदर्शी नेतृत्व, युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति मानकर विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। आज स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, फिट इंडिया और नई शिक्षा नीति जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से युवाओं को उनकी प्रतिभा की क्षमता के अनुसार अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने मन की बात के 128वें संस्करण में उत्तराखंड के प्रति अपने विशेष स्नेह को प्रकट करते हुए राज्य के विंटर टूरिज्म, साहसिक खेलों, वेडिंग डेस्टिनेशन और तेजी से बढ़ती पर्यटन संभावनाओं का उल्लेख किया, जिसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की बढ़ती लोकप्रियता से लेकर आदि कैलाश अल्ट्रा मैराथन और आगामी विंटर गेम्स के साथ ही वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में देवभूमि की उभरती पहचान पर प्रधानमंत्री के विचार प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र को नई दिशा देते हैं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्धन 1 और 2 दिसंबर को चंपावत जिले के दौरे पर आ रहे हैं। मुख्य सचिव का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्य सचिव के दौरे को लेकर चंपावत जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। मुख्य सचिव आनंद बर्धन सुबह 11 बजे बनबसा पहुंचेंगे। मुख्य सचिव 11:30 बजे से 12:30 बजे तक चंपावत में चल रहे कई विकास कार्यों के अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे, जिसमें शारदा कॉरिडोर, क्लस्टर बेस्ड एसबीएम प्लांट, पोर्ट अथॉरिटी, इसी के साथ साथ कई सारी योजनाओं के बारे में भी बातचीत करेंगे।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जोड़ेंगे संवाददाता लक्ष्मण से। लक्ष्मण, जिस तरीके से 1 और 2 दिसंबर को चंपावत के दौरे पर आनंद बर्धन रहने वाले हैं, क्या कुछ इसमें देखने को मिल सकता है? किन किन परियोजनाओं के बारे में वो जानकारी लेंगे? जी, मैं बताना चाहूँगा जो मुख्य सचिव हैं उत्तराखंड के, वो कल 1 दिसंबर को जो है चंपावत जिले के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। तो मुख्य सचिव का ये दौरा चंपावत जिले को लेकर जो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और प्रशासन पूरी तैयारी में जुटा है। जो मुख्य सचिव हैं, वो जो जिले की शारदा कॉरिडोर क्लस्टर है और पोर्ट अथॉरिटी है, टनकपुर बागेश्वर रेलवे लाइन है, बाढ़ जी। प्रबंधन है, या अन्य स्कीमें हैं, लोहाघाट की सरयू लिफ्ट पेयजल योजना है, या पर्यटन को लेकर जो काफी महत्वपूर्ण बैठक अधिकारियों के साथ जो मुख्य सचिव के द्वारा जो है इसमें की जाएगी। काफी महत्वपूर्ण दौरा जो है माना जा रहा है। जी प्रिया। लक्ष्मण, जिस तरीके से वो काफी सारी योजनाओं के बारे में जानकारियां लेंगे, तो ऐसे में जो योजनाओं के बारे में वो जानकारी लेने वाले हैं, उनकी अभी क्या कुछ अपडेट है? क्या कुछ उनमें काम चल रहा है? जी, मैं बताना चाहूँगा जो ये योजनाएं में कुछ में जो है कार्य चल रहा है, कोई और कई योजनाएं जो शासन में प्रस्तावित भी हैं, और जो जिसमें जो सबसे ज्यादा जो वार्ता होगी, जो मुख्यमंत्री की घोषणाएं हैं, उन पे जो है ज्यादा इसमें वार्ता अधिकारियों से करेंगे और जानकारी लेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री की विधानसभा है और जी। उनका जिला है। तो इसमें जो मुख्यमंत्री का जो मेन फोकस है, जो गोलजू कॉरिडोर है, और कृषि महाविद्यालय की भी अभी घोषणा की है, फिर आप मेडिकल कॉलेज की है, और जो लोहाघाट में प्रदेश का पहला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज बन रहा है, उसका कार्य भी जो है शुरू हो चुका है। तो इन मुद्दों पर, और जो 16 डेंजर जोन है, जो बरसात में जो प्रशासन और जनता की नाक में दम करता है, मेन ऑल वेदर रोड बंद रहती, तो उसमें भी जो सुधारीकरण है, उसमें भी जो है वो जानकारी अधिकारी से लेंगे। और दूसरी जो वर्षों से लोहाघाट की जो मांग है, सरयू पंपिंग पेयजल योजना, जो लोहाघाट नगर में पेयजल समस्या बनी, तो उस पर भी जो है चर्चा जो है मुख्य सचिव के द्वारा की जाएगी। जी, जी। जी। जिस तरीके से अभी वो आने वाले हैं, तो क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? क्या कुछ और भी कार्यक्रम है जहां वो शामिल होंगे? क्योंकि बैठकों में वो शामिल होंगे, ऐसे में कोई कार्यक्रम समारोह है? जी बिल्कुल, जो मुख्य सचिव है कल वो चंपावत जिले के टनकपुर क्षेत्र बनबसा में पहुंचेंगे। तो उसके अलावा जो है जो प्रशासन है चंपावत का, जो जिलाधिकारी मनीष कुमार है, उनके दिशा निर्देश पर मुख्य सचिव के दौरे की पूरी तैयारी में प्रशासन जो है जुटा हुआ है। इसके अलावा जो मुख्य सचिव है, जो जिले के लोहाघाट का जो प्रसिद्ध अद्वैत आश्रम मायावती, जो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो स्थापित है, वहां भी उनके द्वारा जो उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके अलावा जो लोहाघाट का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है कोलीडेक झील और एबट माउंट, वहां का जी। भी जो है उनके द्वारा जो है दौरा किया जाएगा, पर्यटन की संभावनाओं को तलाशा जाएगा। जी बढ़िया। जी, बिल्कुल धन्यवाद लक्ष्मण, हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर को हरिद्वार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में किया जाएगा। इसे सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली जा चुकी हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत मिल सके। इस अवसर पर सहूलियत वादों का निपटारा आपसी सहमति और समझौते के आधार पर किया जाएगा, जिससे पक्षकारों को समय और धन की बचत हो सके। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर ने बताया कि ये साल की चौथी और अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत होगी, जिसमें एक न्यायिक अधिकारी और एक अधिवक्ता मिलकर मामलों का निस्तारण करते हैं। उन्होंने बताया कि ये आरटीओ और मोटर व्हीकल्स एक्ट से संबंधित चालानों के साथ साथ बिजली विभाग से जुड़े मामलों का भी समाधान इसी दिन किया जाता है। सेशन न्यायालय में लंबित कई प्रकरण इस प्रक्रिया से निपट जाते हैं। सचिव ने बताया कि जब दोनों पक्ष अदालत में उपस्थित होकर सुलह के लिए तैयार होते हैं, तो मामला तुरंत निस्तारित कर दिया जाता है। कई मामले तो अदालत में जाने से पहले ही समझौते के माध्यम से हल हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि लोन, वाटर बिल समेत विभिन्न वित्तीय मामलों के निस्तारण के लिए डीएलएसए के सभागार में विशेष व्यवस्था की जाती है। जो हमारे इस साल की चौथी व आखिरी राष्ट्रीय लोक अदालत है, उसका आयोजन 13 दिसंबर 2025 को होने जा रहा है, जिसमें हमारे जितने भी शमनी प्रकृति के वाद हैं, उनका निस्तारण होता है सुलह समझौते के आधार पर। तो इसमें हमारी जनरली बेंचेस बनती हैं, जिसमें एक न्यायिक अधिकारी और एक अधिवक्ता होते हैं, जो कि एक बेंच के फॉर्म में, एक पीठ के फॉर्म में इन मामलों को दोनों पक्षों की आपसी सहमति से इनका निस्तारण करते हैं। और इसमें साथ ही साथ आरटीओ संबंधी चालान या हमारे जो एमवी एक्ट से संबंधित चालान हैं, उनको भी हमारे जो भी एसएसपी महोदय द्वारा एक नामित जो भी अधिकृत सिग्नेटरी होते हैं, उनको इसमें नामित किया जाता है। तो वो कंपाउंडिंग के लिए आते हैं। ठीक उसी प्रकार से आरटीओ विभाग से भी एक नामित अधिकारी यहाँ पर जो कि कंपाउंडिंग करते हैं,
वो आते हैं। तो ऐसे में जितने भी हमारे मोटर वाहन संबंधी मामले, उनका निस्तारण नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार माननीय सेशन न्यायालय में जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी विभाग से संबंधित मामले हैं, उसमें भी जो शमनीय प्रकृति के मामले हैं, उनका निस्तारण वहीं पर हो जाता है। हरिद्वार जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक जिला कार्यालय सभागार में मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि किसी भी स्थिति में नालों का गंदा पानी और कूड़ा कचरा गंगा में ना जाए, साफ सफाई व्यवस्था मजबूत करने और जनता को जागरूक करने पर बल दिया गया। गंगा में कचरा फेंकने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। वहीं मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि घाटों पर हुए अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाए। सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश को अपने क्षेत्रों से संबंधित मरम्मत और सौंदर्यीकरण प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा गया है। राष्ट्रीय गंगा समिति की बैठक थी, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारा परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क जा रहा है नहीं जा रहा है, जिसमें जो सीवेज है वो उसको टैप करने की बात रहती है, और जो उसमें पैरामीटर्स हैं कि जब वो ट्रीटमेंट के बाद निकलेगा तो वो पानी जो है वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड जो मानक है उसके अनुकूल है कि नहीं है। दूसरा इसमें रहता है कि जो हमारे गंगा के किनारे साफ़ सफाई की व्यवस्था है, ख़ासतौर से अगर हम बात करें कि जो रिवर बैंक्स हैं, घाट्स हैं, उनको मॉनिटर करने की व्यवस्था होती है। इसके अलावा जो अतिक्रमण है ख़ासतौर से गंगा जी के किनारे, उसको समय समय पर हटाए जाने के लिए कार्रवाई की जाती है। तो वो सारे स्टेक होल्डर्स की बैठक एक साथ की जाती है, इसमें पब्लिक के भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, कुछ नामित प्रतिनिधि होते हैं। तो ये बैठक की गई थी, इसमें काफ़ी बृहद स्तर पर समीक्षा की गई और कुछ सुझाव आए हैं, उनको भी शामिल किया गया। हरिद्वार डीएम के निर्देश पर परिवहन विभाग, पुलिस और लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीम ने राष्ट्रीय राजमार्ग 334 के हरिद्वार फेरूपुर खंड का निरीक्षण किया। टीम ने सड़क सुरक्षा, यातायात दबाव और दुर्घटना संबंधित संभावित स्थलों का मूल्यांकन किया। निरीक्षण में देश रक्षक तिराहा, बूढ़ी माता मंदिर तिराहा, राजा गार्डन, मेगो फॉर्म एस बैंड और जिया पोटा क्षेत्र में अत्यधिक ट्रैफिक दबाव पाया गया, जहां ब्लिंकर, रिबन स्ट्रिप्स और अन्य ट्रैफिक उपयोगों की जरूरत महसूस की गई। कई आबादी वाले हिस्सों में अतिक्रमण मिलने पर इसे हटाने के लिए भी प्रस्ताव तैयार किया गया है। स्कूलों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों के पास स्पीड लिमिट और चेतावनी चिन्ह लगाए जाने की जरूरत भी जताई गई है। सर का जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसमें हरिद्वार से फेरीपुर तक का जो सेक्शन है, उस पे आज परिवहन विभाग, पुलिस और पीडब्ल्यूडी की टीम ने एक संयुक्त निरीक्षण किया है, जिससे कि वहाँ पे हो रही दुर्घटनाओं के कारण जाना जा सके और उनके निराकरण के लिए क्या-क्या सॉल्यूशंस वहाँ पे किए जा सकते हैं। उसकी एक संस्तुति की जाए। जो हमारी रोड सेफ्टी कमिटी होती है, उसके समक्ष ये संस्तुति की जाएगी और वहाँ पे इस रिपोर्ट के अनुसार उस रोड पे सेफ्टी मेजर्स लेने के फैसले लिए जाएंगे। सर आने वाले हाँ, अभी जितने भी हमारे यहाँ पे रोड्स हैं फंक्शनल हैं, चाहे वो स्टेट हाईवेज हो, चाहे वो नेशनल हाईवेज हो या चाहे वो डिस्ट्रिक्ट रोड्स भी हो, हम एक अभियान के तौर पे सभी रोड्स का निरीक्षण करेंगे। अभी ये जो हमारा पर्टिकुलर मार्ग है, इस पे ज्यादा एक्सीडेंट्स की खबरें जैसे कि आ रही हैं पिछले कुछ दिनों में। अभी परसों भी वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था। तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनकी भी एक मांग थी और उस स्थान पे बहुत सारे स्कूल्स भी हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के मद्देनजर आज वहाँ पे ये प्राथमिकता के साथ निरीक्षण किया गया है और जल्दी ही जो भी सुधार इसमें रिकमेंड किए जाएंगे वो रिपोर्ट रख दी जाएगी डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी के सामने और उसमें जो भी सुधार होंगे उन पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हरिद्वार के विकास भवन में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र की अध्यक्षता में अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले में प्रस्तावित सहकारिता मेला 2025 की तैयारियों पर चर्चा हुई। ये मेला 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक ऋषिकुल मैदान में आयोजित किया जाएगा। मेले में तमाम वर्गों के लोग, स्टूडेंट, युवा, किसान, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और अन्य प्रतिभागी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य सहकारिता की थीम को व्यापक स्तर पर प्रचारित करना है, क्योंकि ये वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कारण मेले का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है।
हमारे जनपद में सहकारिता मेला 2025 का आयोजन किया जा रहा है और ये 2 तारीख से 8 तारीख तक ऋषिकुल मैदान में आयोजित किया जाएगा और इसमें विभिन्न समूह के और विभिन्न वर्गों के लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें स्टूडेंट से लेकर युवा और किसान और समूह की महिलाएं सब शामिल होंगी। और इसका उद्देश्य है कि सहकारिता की जो हमारी थीम है उसको व्यापक स्तर पर प्रचारित प्रसारित किया जाए, क्योंकि ये वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसलिए इस मेले की महत्ता बढ़ जाती है और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन होगा और लोगों को इसका लाभ मिलेगा। आज यहाँ विकास भवन में जो बैठक आयोजित की गई है, हमारे इस हरिद्वार जनपद में एक सहकारिता मेले का आयोजन किया गया है 2 तारीख को, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे और माननीय सहकारिता मंत्री जी इस उद्घाटन कार्यक्रम में रहेंगे। ये ऋषिकुल मैदान में चलने वाला ये सहकारिता मेला 2 तारीख से 8 तारीख तक चलेगा। प्रातः 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक चलेगा और इसमें सहकारिता को बढ़ाने के उद्देश्य से कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, कई तरह के स्टॉल सरकारी लगाए जाएंगे। जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं, स्थानीय कृषकों के जो उत्पाद हैं, स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक ऐसे प्रकल्प जिनका आयोजन हमारे वहाँ पर मेले में होगा। अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। चूँकि हरिद्वार योग नगरी है तो योग से जुड़े हुए कार्यक्रम भी वहाँ पर होंगे। महिला मंगल दल, युवा मंगल दल द्वारा भी अपनी प्रतिभाओं का वहाँ प्रकटीकरण किया जाएगा। तो निश्चित रूप से इस हरिद्वार की पावन धरा पर 2 तारीख से लेकर 8 तारीख तक एक ऐतिहासिक सहकारिता मेला आयोजित होने जा रहा है। हल्द्वानी में एनआईए की ओर से बीती रात हिरासत में लिए गए बनभुलपुरा से एक मौलाना कासिम समेत दूसरे व्यक्ति को विस्तृत पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। दोनों से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े तमाम पहलुओं पर जानकारी ली गई। एजेंसी की ओर से पूछताछ पूरी होने के बाद दोनों को नियमानुसार छोड़ा गया है। इधर नैनीताल जिले में एनआईए की जांच प्रक्रिया अभी भी जारी है, जिसके तहत सुरक्षा एजेंसियां कई बिंदुओं पर और जानकारियां जुटा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के लिए बुलाया गया था और जो लैपटॉप वगैरह, मोबाइल वगैरह भी वो ले गए थे और जो पूछताछ हुई उसको ऑपरेट किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।